तो देखो आज का जो हमारा पोएम था, जो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मीनिंग हम इसका बता चुके हैं। शीर्षक का क्या होता है, जहां हमारा मन जो है, माइंड जो है, बिना किसी डर के हो, यानी निडर हो हमारा मन, हम निडर हो। मन मतलब क्या, हम ही ना। उसके बाद देखिए अब इसकी समरी की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज ए ब्यूटीफुल पोएम। एक छोटा सा लाइन से शुरू किया गया है इस समरी को कि यह एक बहुत ही सुंदर सी कविता है। इट हैज बीन रिटन बाय, इसे लिखा गया है किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम टैगोर्स फेमस वर्क, यह जो है टैगोर के फेमस वर्क से लिया गया है, जिसका नाम क्या है, गीतांजलि। इट इज ए प्रेयर, यह एक प्रार्थना है, टू गॉड, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से जो कहिए, यह एक प्रार्थना है। द पोएट प्रेज टू गॉड, वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। टू वेक अप, वेक अप मतलब जगाना होता है, ठीक है। वेक अप हिज कंट्रीमैन, मतलब अपने देशवासियों को जगाने की प्रार्थना करते हैं। अब ये नींद से जगने की बात नहीं हो रही, हम आपको बताए अभी भी कि यह जो है बात हो रही है कि हम लोग जो है एक नहीं होता है, खोए रहते हैं अपने भाव में। अब देखो ये चूंकि यह कविता जो लिखी गई है उस समय लिखी गई है जब हमारा देश पराधीन था, गुलाम था, हम लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय में देखो सब तरह के लोग थे, कई लोग अंग्रेजों की गुलामी से ही खुश थे, कई लोग चाहते भी थे आजादी, लेकिन वे अकेले कर भी क्या सकते थे। यानी यह कविता लिखने का एक उद्देश्य, एक पर्पस यह भी हो सकता है कि वे लोगों में एक ऐसी भावना जगाना चाहते हो कि लोग फ्रीडम के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े। क्योंकि हम बताए थे आपको कल भी कि इनकी मृत्यु जो थी आजादी के कुछ वर्ष पहले ही हो गई थी। और यह कविता आप समझ ही सकते हैं 1913 में यह पब्लिश हुई, इसका मतलब उससे पहले इसको लिखा गया है, मतलब 1900 कुछ ईस्वी में लिखा गया है इसको। तो समझ ही सकते हैं कि ये उस समय क्या स्थिति रही होगी हमारी, अंग्रेज हमारे ऊपर कितना जुर्म करते थे, फिर भी हम लोग जो है ना कुछ कर नहीं रहे थे, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे थे। हमारा ही देश था, कोई और हम पर शासन कर रहा था, फिर भी हम चुपचाप जुर्म सह रहे थे। तो कहीं ना कहीं कवि का एक उद्देश्य यह भी रहा होगा कि हम लोगों में एक ऐसी भावना जगाएं कि वो अपने आजादी के लिए लड़े, वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़े। अब देखो अगला पैराग्राफ, यह पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी समरी को 3 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन कहलाता है, हिंदी में उसी को परिचय कहते हैं। दूसरा पैराग्राफ होता है उस कविता के बारे में, आखिर उस कविता में किस चीज की बात की गई है। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। द पोएम बिगिंस, कविता की शुरुआत होती है विथ द डिस्क्रिप्शन। देखो डिस्क्रिप्शन शब्द डिस्क्राइब से बना हुआ है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना होता है, उसी से बना है नाउन, वर्णन इसका मतलब होता है, या विवरण, जानकारी जो कहिए। यह एक डिस्क्रिप्शन के साथ शुरू होती है ऑफ ए प्लेस, एक ऐसे जगह की, है ना, वेयर देयर इज नो फियर, जहां कोई डर नहीं है। द पोएट वांट्स अस, कवि चाहते हैं कि हम जो है बी फियरलेस, कैसे हो जाएं, निडर हो जाएं, फियरलेस हो जाएं, है ना। ही ऑल्सो सेज, वे यह भी कहते हैं दैट इफ वी वांट पीस, कि यदि हम शांति चाहते हैं, यानी अपने जीवन में शांति चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, वी शैल हैव टू थिंक ऑफ होल मैनकाइंड, हमें पूरी मानव जाति के बारे में सोचना होगा। मतलब हम सिर्फ अपने खुद के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचकर कभी भी शांति नहीं पा सकते। ही फर्दर सेज, वे फर्दर मतलब होता है, देखो हम लोग बताए हैं आपको, जब डिग्री पढ़ा रहे थे बताए थे, फार का फर्दर होता है, फार, फर्दर, फर्देस्ट, है ना, या फार्दर भी होता है। तो वे आगे कहते हैं दैट कि इफ वी शैल बी एजुकेटेड, हम यदि शिक्षित होंगे यानी पढ़े लिखे होंगे, देयर विल बी पीस, क्या होगी, शांति होगी, एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी भी आप लेके एक नया शब्द होगा, समृद्धि इसका मतलब होता है। समृद्धि मतलब क्या, हमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। कमी नहीं मतलब क्या, पैसा नहीं, हम लोगों को मतलब हर तरह से, चाहे वो इमोशंस हो, भावनाएं हो या सुख हो, कोई भी तरह का कमी नहीं होगा। और देखो वास्तविक बात यह भी है, हम लोग इतने दिनों तक जो हम लोगों ने गुलामी की अंग्रेजों की, इसका कारण यह भी था कहीं ना कहीं हमारी जो कह सकते हैं कि अधिकांश जो आबादी थी वो अशिक्षित थी। जब लोगों ने पढ़ा, आप लोग जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस सब के बारे में, उन लोगों ने इतनी पढ़ाई करी कि आप समझ सकते हैं कि वो अंग्रेजों के बीच बैठे थे एक बार परीक्षा देने, उनके बारे में कहा जाता है। उस समय भी होती थी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स होती थी, जो है कोई अधिकारी के लिए जो है परीक्षाएं होती थी, लेकिन
उस परीक्षा में बैठकर, जिसमें कि अधिकांशतः अंग्रेज ही होंगे, उस परीक्षा में कह सकते हो अंग्रेजों को भी उन्होंने पीछे छोड़ा, यानी शिक्षित हुए। और जब तक शिक्षित नहीं होंगे, अब गांधी जी की बात कर लीजिए, आजादी के लिए लड़े, वो भी कहीं नहीं, बहुत हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, सभी ने जो है बहुत ही कानून को पढ़ा, लॉ को जाना कि हमारा अधिकार क्या है, तब जाकर उन्होंने अपने अंदर वो हिम्मत जुटाई और एक नेतृत्व किया, और तब जाकर हमारे देश की आजादी के लिए लड़े। अब एक जो है द वर्ल्ड विल बी लाइक हेवन, और दुनिया कैसी हो जाएगी? स्वर्ग जैसी। अब क्या क्या चीजें होंगी तो स्वर्ग जैसी होंगी? आप लोग देखते हो कविता में बताया ही गया है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मन जो है हमारा बिना किसी डर के हो। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आवर हेल्ड, यानी हेड जो है हमारा सिर जो हो, हेल्ड हाई, ऊंचा हो, मतलब झुके नहीं, हम किसी के सामने झुक कर नहीं। मतलब झुकने का मतलब क्या होता है? या तो हम उससे डर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम गलत है। तो हम गलत क्यों है भाई? अपने ही कंट्री में जब रह रहे हैं, अपने ही देश में रह रहे हैं, तो हम गलत कहां से हैं? मतलब जब शिक्षित होंगे तो हम अपने अधिकार को जानेंगे, और तब जाकर हम जो है अपना सिर भी नहीं झुकाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। उसके बाद देखिए आखिर पैराग्राफ में ये कंक्लूजन कहलाता है, जो तीसरा पैराग्राफ होता है। कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहा जाता है, यानी निचोड़ जो होता है पूरी कविता का। तो 10 यानी इस प्रकार, THUS, ये वर्ड जान लीजिए, बराबर हम हर कविता में यूज करेंगे, या फिर कोई भी ऐसे वगैरह निबंध वगैरह लिखेंगे तो आखिरी पैराग्राफ में इसको यूज किया जाता है। 10 का मतलब क्या होता है? इस प्रकार। चाहे तो आप इस जगह देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है। 10 छोटा सा वर्ड भी है, मीनिंग भी अच्छा है इसका। इस प्रकार द पोएट प्रेज, कवि प्रार्थना करते हैं, टू मेक आवर कंट्री लाइक हेवन, कि यानी हमारे देश को स्वर्ग जैसा बना दीजिए, स्वर्ग तुल्य बना दीजिए। द पोएम इज रिटन इन ए रिलीजियस टोन, इसे एक धार्मिक भाषा में कह सकते हैं लिखा गया है। और देखो एक और बात बताते हैं कि गीतांजलि जो उनकी लिखी गई है, इसकी जितनी भी कविताएं हैं उसको पढ़कर इन्हें एक साधु कहा गया है, साधु की संज्ञा दी गई है। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। यानी विदेश में भी जब लोगों ने पढ़ा इनको, लोग विदेशी कवियों ने, इंग्लैंड के कवियों ने इनको पढ़ा, तो इन्हें एक सेंट कहा, एक साधु कहा। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। सोच सकते हैं, स्वाभाविक है इनकी कविताओं में कहीं ना कहीं धार्मिकता है, तभी तो जाकर ऐसा कहा गया। और लास्ट में लिखा गया है इट हैज डीप मीनिंग, यानी इसके जो है बहुत ही गहरे अर्थ है। गहरे अर्थ मतलब क्या? ये सिंपल नहीं है, बिल्कुल इसके गहरे अर्थ है। मैंने कहा ही इसके लिखने का उद्देश्य बहुत सारा हो सकता है। इट इज नोन एज, यह जानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑफ टैगोर, टैगोर की बेहतरीन कविताओं में से एक जो है यह जानी जाती है।